नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने के साथ ही जो भी अदर पॉइंट उनसे बन सकते हैं उसको भी बताया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती और डी माही। तो इसका आंसर है चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना निर्मित है। अब आपको बताना है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का जो बांध है वह किस राज्य के किस शहर में बना हुआ है तथा उसका निर्माण कब कराया गया था। कमेंट जरूर कीजिएगा इसको। ठीक, तो डिटेल देखते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर दूर है। 3 जल विद्युत संयंत्र हैं तथा 99 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को समान मात्रा में विद्युत सप्लाई की जाती है। ठीक, तो इसमें जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो राणा प्रताप सागर, ठीक, एक बांध और बना हुआ है गांधी सागर। तो ये 3 बांध जो इस परियोजना है चंबल की, इन पे 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में तथा जो जवाहर सागर है वह कोटा में बना हुआ है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि हीरा जो है, केवल हीरा एकमात्र ऐसा खनिज है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? पन्ना में। ठीक, जो इसकी खदानें हैं वो है एक तो मझगवा और कटोरिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए छिंदवाड़ा, बी इंदौर, सी भोपाल और डी रतलाम। तो इसका आंसर है सी भोपाल। ठीक, तो जो जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में अवस्थित है। एक संग्रहालय अभी और बनाया गया है, बादल भोई संग्रहालय। तो आप सभी को बताना है कि बादल भोई संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आकांक्षा योजना संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, बी अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, सी अनुसूचित जनजातीय छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए, यानी कि जो कंपटीशन के लिए कोचिंग्स होती हैं वो इस योजना के तहत दी जाती हैं। इसमें 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से पन्ना से रिलेटेड पूछ लिया इन्होंने। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज में हीरा खनिज मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, और यह बार बार आयोग द्वारा कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको कि हीरा पन्ना में पाया जाता है। ठीक, और नदी पूछ ले तो नदी ये भागीर नदी, इसको याद कर लेना आप कि पन्ना में भागीर नदी द्वारा बनाए गए ढेर में रामखेरिया स्थान से हीरा प्राप्त किया जाता है। मझगवा आपको पता है, ठीक, हिनौता आपको पता होगा, एक रामखेरिया स्थान और याद रखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। ठीक, तो एक क्वेश्चन अभी जवाहर सागर का पूछा था, वही भी चंबल से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन फिर से चंबल से संबंधित। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, यमुना बेसिन से, गंगा बेसिन से या ताप्ती बेसिन से। ठीक, तो इसमें अब आपको ये याद रखना है कि चंबल नहर किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ये किससे रिलेट करेगी? यमुना बेसिन से। ठीक, तो इसका आंसर सही है यमुना बेसिन से। आप अब चंबल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि चंबल कहाँ से निकलती है? ठीक, कमेंट में बताइएगा। कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। और
चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए जो 3 परियोजनाओं की बात कर रहे थे हम, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये किस किस ईयर में इन पे बांध बनाए गए थे, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें गांधी सागर जो योजना है वह 1959-60 में, और राणा प्रताप सागर 67-68 में, और जवाहर सागर योजना 1972 में। तो ये सन भी याद रखने हैं आपको। ठीक, तो ऐसे PYQ आपको ऐसे पढ़ने हैं, कोई भी PYQ पढ़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके आसपास के या उससे कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। आयोग ऐसा ही करता है कि पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इस PYQ श्रृंखला में हमारे द्वारा यही कोशिश की गई है कि कोई भी PYQ से कितने क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, अब बनने को तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो कि आयोग पूछ सकता है वह कितने बन रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? A चावल, B गेहूँ, C मक्का और D बाजरा। तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। ठीक, और गेहूँ उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है हमारा? मालवा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? A गन्ना, B कपास, C केला और D बाजरा। तो इसका आंसर रहेगा D बाजरा। चूँकि बाजरा एक खाद्यान्न फसल है तो ये व्यापारिक की श्रेणी में नहीं आती है। व्यापारिक फसल उस फसल को कहते हैं जिसका प्रयोग हम व्यापार के लिए करते हैं और पर्सनल यूज में हम उसको नहीं लेते हैं। जैसे कि गन्ना है, कोई भी किसान गन्ना पैदा करेगा तो उसका उद्देश्य उसको बेचकर पैसा प्राप्त करना रहेगा, ना कि उसको पर्सनल यूज में लेना। ठीक, जैसे कि इसके विपरीत गेहूँ है या चावल है, तो गेहूँ या चावल पैदा किसान करता है तो एक उद्देश्य तो उसका पैसा कमाना भी रहता है, तथा दूसरा उद्देश्य उसका रहता है कि खुद के यूज के लिए भी वह उसका उपयोग करता है, खाने के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक, तो वो खाद्यान्न फसल की श्रेणी में आती है, और केवल जिसका उद्देश्य पैसा अर्न करना रहता है वह व्यापारिक फसल की श्रेणी में आती है। तो व्याख्या देखते हैं, बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल है, मोटे दाने की फसलों में आती है। ठीक, और जो सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर होता है वह राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसमें यह पूछा है कि कौन कौन से PM हैं या कौन कौन से CM हैं जो भारत के PM बने। तो मैंने आपसे रणनीति जो मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि भारत के जितने भी PM रह चुके हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट, और मध्य प्रदेश के जितने भी CM रह चुके हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट आपको तैयार करने हैं। राष्ट्रपति जो भी रह चुके हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट आपको तैयार करना है, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य जज रह चुके हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट आपको तैयार करने हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। ये नरसिम्हा राव जी, B A PV नरसिम्हा राव, B मोरारजी देसाई, C HD देवगौड़ा, D चरण सिंह और E नरेंद्र मोदी। ठीक, तो हमें ये पांचों की जोड़ी का मिलान करना है। तो हम देखते हैं PV नरसिम्हा राव कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नरसिम्हा राव जी रहे हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश के, तो हमारा 2। फिर उसके बाद देखते हैं मोरारजी देसाई कहाँ के रहे हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के रहे हैं, तो 5। फिर देखते हैं HD देवगौड़ा, ये कर्नाटक के रहे हैं, तो 4। चरण सिंह जी अविभाजित उत्तर प्रदेश के रहे हैं, 1। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहे हैं, तो ये 3। तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर है 25413। ऑप्शन देखिए 25413, ये डी आंसर सही। ठीक, तो आप यदि जैसे 2-3 भी आपको बन रहे हों तो उससे आप ये सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि चरण सिंह का आपको पता होगा अविभाजित उत्तर प्रदेश, देवगौड़ा जी का पता रहेगा कर्नाटक, मोदी जी का पता ही है सबको गुजरात। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा सॉल्व। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
एक तदर्थ न्यायाधीश और दूसरा अतिरिक्त न्यायाधीश। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो देखते हैं। ए एक सही है, दो गलत है। बी एक गलत है, दो सही है। सी एक और दो दोनों सही हैं। और डी एक और दो दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, एक सही है और दो गलत हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ना कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो कमेंट में बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक, अतिरिक्त की नहीं। और नियुक्ति क्यों करते हैं कि कोरम को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध 2020 जनवरी 2020 की स्थिति में महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। तो इन्होंने यह क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन चूँकि 2020 में पूछा गया था, उस स्थिति में इसका आंसर था आपका डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। लेकिन वर्तमान की स्थिति में यह चारों कंपनियां आपकी महारत्न की श्रेणी में आती हैं। ठीक, तो महारत्न और नवरत्न इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कौन सा महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा नवरत्न की श्रेणी में नहीं आता है। और ज़्यादा डीप जाएगा यदि आयोग तो उस कंपनी की स्थापना वर्ष पूछ लेगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। स्थापना वर्ष और कौन सी है उसकी कैटेगरी, महारत्न है या नवरत्न है। ठीक, अब वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में यह महारत्न की श्रेणी में शामिल है। और वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक, अब बताइएगा नवरत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं, ये आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नवरत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव। सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। डी, भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो इसका सही आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव। व्याख्या देखते हैं। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 2018, बी 23 जनवरी 2018, सी 26 फरवरी 2018 और डी 23 फरवरी 2018। तो इसका सही आंसर है डी 23 फरवरी 2018। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका, एक तो ये क्वेश्चन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का और दूसरा ये क्वेश्चन वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति, ये आपकी यूनिट 6 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनिट 6 में जो ये वाला टॉपिक है इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लगभग वहीं से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटी PDF है और वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी के इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो करंट अफेयर आप तैयार करेंगे ही, हमारे द्वारा भी क्लास शुरू की जाएगी जल्दी करंट अफेयर की, तो उससे ये कंप्लीट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 23 फरवरी 2018 को RBI द्वारा पेश किया गया था। यह व्यवस्था NBFC की सेवाओं में कमी से जुड़ी शिकायतों के तेज और शुल्क मुक्त निवारण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए हैं उनको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।